हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ईथर इंडस्ट्रीज के बारे में। ईथर इंडस्ट्रीज अभी हाल फिलहाल आईपीओ आया था ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बैक, और तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आईपीओ के एकदम बाद। लेकिन उस टाइम पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न अवेलेबल नहीं था। मैंने उस टाइम पर सारी ही चीजें डिस्कस की थी, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। एक बार सर्च करना ईथर इंडस्ट्रीज स्पेस विवेक सिंघल यूट्यूब पर, तो वो वीडियो आ जाएगी। और अभी क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न अवेलेबल है, तो यहाँ टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक बिल्कुल आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, ऑपरेटर्स गेम देखने को मिलेगा, और यहाँ से पता चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो यहाँ मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स को लेकर काफी चीजें बताऊंगा जो आपने अपने हिसाब से समझनी है। उसके बाद में बाकी चार्ट्स पर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन जो भी आपने डिसीजन लेना है बाय या सेल करने का, वो अपनी समझ से लेना है, अपने हिसाब से लेना है। मेरी किसी भी तरह की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मेरा पर्पज सिर्फ आपको यहाँ पर सिखाना है, समझाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक बार बिजनेस देख लेते हैं, पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं और फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। क्विकली इस काम को करेंगे और उसके बाद में टेक्निकल पर जाएंगे, और टेक्निकल में हम सारी चीजें समझेंगे कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में आपने सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ईथर इंडस्ट्रीज को, तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है। और इनके अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, और उसके बाद में एक और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका आ रहा है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम इनकी वेबसाइट पर भी जाते हैं, तो वेबसाइट पर जाकर भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी कि किस तरीके के ये केमिकल्स बनाते हैं और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ वैसे वेबसाइट पर जब जाओगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा नहीं, सिर्फ एक मुझे ऐसा लगा फैंसी सी वेबसाइट बनाई हुई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि होम, अबाउट अस, कोर मैनेजमेंट टीम, बोर्ड और कोर कॉम्पिटेंसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, तो प्रोडक्ट को लेकर एज सच यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। अगर हम अबाउट अस में जाकर देखें तो शायद कुछ पता चल जाए कि यहाँ पर क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस इन 2013, तो बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। सिर्फ 1 डेकेड पुरानी ही कंपनी है, और फिर इन्होंने यहाँ पर पूरी हिस्ट्री अपनी बताई हुई है। लेकिन क्योंकि अंदर अगर हम इनकी पीपीटी देखें, तो पीपीटी अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज ए केमिकल कंपनी। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो इन्होंने ये सारी चीजें बताई हुई है। 52% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, 13% कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, 33% कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग। तो दूसरों के लिए सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी काम करते हैं। तो ये बिजनेस है। बिजनेस एक एक्चुअल में ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि जहां तक केमिकल्स की बात है, तो सबसे ज्यादा केमिकल जो प्रोड्यूस होता है वो 3-4 कंट्रीज में ही होता है वर्ल्ड ओवर। जर्मनी, रशिया और चाइना, यूएसए और इंडिया। अब क्योंकि चाइना ने केमिकल्स को लेकर बहुत ज्यादा काम करना बंद किया है, बिकॉज दे आर मच मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर एटमॉस्फेयर। यहाँ पर उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा काम भी किया है। और क्योंकि उन्होंने अपना पोल्यूशन लेवल कम करना था, तो लास्ट 10 इयर्स में उन्होंने अपना एक बिजनेस काफी ट्रिम डाउन भी किया है। दूसरा, जर्मनी को भी इस काम को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है बिकॉज ऑफ द गैस। यूक्रेन रशिया वॉर के चलते जर्मनी अपने इस बिजनेस को बढ़ा तो पा ही नहीं रहा है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हैं उसको लेकर भी उनको गैस उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जितना उनको चाहिए। तो वहां पर भी बिजनेस थोड़ा सा श्रिंक ही हो रहा है। तो ऐसे में वर्ल्ड को क्योंकि केमिकल लगातार चाहिए, सारे ही बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं कहीं ना किसी रूप में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में केमिकल चाहिए होता है। तो इंडिया में केमिकल बिजनेस अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, और हमने लास्ट 5-6 ईयर्स में देखा भी है, चाहे वो एसआरएफ है, पिडलाइट है, या फिर बालाजी माइंस है, या फिर एल्काइल है, और इस तरह की जितनी भी बाकी कंपनीज हैं, सबने अच्छा किया। तो यहाँ इस कंपनी का भी बिजनेस ओवरऑल अच्छा है। और अगर हम फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स की बात करने लगे, तो आरओसीई 30%, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि 30% आरओसी अपने आप में अच्छा होता है। प्रमोटर होल्डिंग मेजोरिटी इनके खुद के पास है। डेट इक्विटी रेशियो ना के बराबर है आज की डेट में, क्योंकि आईपीओ के बाद इन्होंने अपने जो डेट था अपने ऊपर, उसको पे ऑफ कर दिया है। तो ये चीजें यहां पर अच्छी हैं। साथ में अगर हम यहां पर बैलेंस शीट में जाकर देखें, तो फिक्स्ड एसेट्स जो इनके पास 106 करोड़ का था,
वो 129 करोड़ का किया, फिर 216 का किया, 257 किया, 371 किया, और अभी भी इनकी कैपेसिटी जो ऑपरेशनल हो जाएगी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है 144 करोड़ का, और ये लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी यहां पर अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। सो नटशेल में अगर हम बात करें, बिजनेस, केमिकल बिजनेस इंडिया में प्रॉस्पर कर रहा है, तो बिजनेस अच्छा है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं वो अच्छी हैं, यहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी है, और अगर ग्रोथ के साथ में हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ये भी अच्छा है। 201,302 एंड 450, 590, 599 हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स है, और हाईएस्ट एवर ही इनके नेट प्रॉफिट्स हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट नहीं ग्रो किया है क्वार्टरली बेसिस पर, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन इनकी कैपेसिटी है, और जैसे ही ये ऑपरेशनल हो जाएगी तो ये रिजल्ट अच्छे यहां पर नजर आएंगे। लेकिन अब हम यहां पर बात करते हैं टेक्निकल्स की, और टेक्निकल्स में यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज हमेशा याद रखना, बिजनेस जितना मर्जी अच्छा हो, यहां पर फाइनेंशियल जितने मर्जी अच्छे हो, लेकिन अगर वैल्यूएशन यहां पर बहुत ज्यादा हाई रेट पर है, और टेक्निकल्स उस चीज को बोल रहे हैं कि प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, तो हमें उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं एक बार फाइनेंशियल्स में वैल्यूएशन की बात करता हूं, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट पीई ऑफ 104, वेरी हाई पीई। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बाकी कंपनीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एसआरएफ जो मार्केट लीडर है, दैट इज ट्रेडिंग एट ए पीई ऑफ 30 ओनली, और ईथर इंडस्ट्रीज कितने पर ट्रेड कर रहा है? 104, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स, तो बहुत ज्यादा है। अगर हम बालाजी अमाइंस की बात करने लगे, तो दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट ए पी ऑफ 22.8 ओनली, और यहां पर अगर हम एक बार यहां अल्काइल अमाइंस की बात करने लगे तो वो 63 है, लेकिन इसकी 104 है, तो ये बहुत ज्यादा है। सेकंड, यहां पर टेक्निकल्स में हम जाते हैं, तो टेक्निकल्स में आईपीओ यहां पर इसका स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, और आईपीओ के बाद में चीजें मींस सेम डे इसने अच्छी खासी बढ़त दिखाई, उसके बाद में हाई वैल्यूएशन के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ और ऊपर गया, और उसके बाद में एक राउंडिंग बनाते हुए फिर से पुराने इसने हाई को यहां पर ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया, और ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और फिर से ऊपर की तरफ गया। लेकिन दिस टाइम जो यहां पर अगर मैं एक बार सारी ड्राइंग एक बार हटाता हूं, ध्यान से समझना इस बात को, कि इससे पहले जो ये सेकंड वाला जो यहां पर ये हाई बना, ये लेवल्स हैं हमारे 900 से लेकर 1000 के बीच के लेवल्स हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, मैं पुरानी वाली वॉल्यूम्स हटा देता हूं जिससे आगे वाली वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस यहां पर थोड़ी सी नजर आए। तो जिस वॉल्यूम के साथ ये हाईएस्ट हाई पर यहां पर क्लोज हुआ, 962 इज द लेवल, उसके बाद में नेक्स्ट डे ऊपर ओपन हुआ, लेकिन एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाकर जितनी भी बढ़त थी सारी की सारी खत्म कर दी, पूरा का पूरा प्राइस नीचे आ गया, एंड हैविंग द सेम वॉल्यूम जो इससे पहले दिन था, यानी कि जितना माल यहां पर खरीदा गया सारा का सारा यहां पर बेचा गया। मींस ऑपरेटर ने पहले यहां पर एक रैली दिखाई, रैली के चलते रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली बाकी चीजों को चेक नहीं करते कि बिजनेस क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई चीज को अच्छा मानते हैं, और गिरती हुई चीज को बेकार मानते हैं। ये एक मींस सैड होने वाली या एक मार्केट की एनोमली है कि ऐसा ही होता है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज समझते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉक अच्छा है, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो स्टॉक बेकार है। कंपनी के बिजनेस को और वैल्यूएशंस को वो यहां पर इग्नोर कर देते हैं। तो ये पूरा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में वापस से इन्होंने एक बार वॉल्यूम के साथ ऊपर लेकर गए, लेकिन जितना वॉल्यूम के साथ ऊपर लेकर गए उतना ही माल इन्होंने यहां पर निकाल दिया, अलग अलग कैंडल्स में डिवाइड करके। तो यहां पर वॉल्यूम एक दिन में ज्यादा नजर नहीं आएगा आपको, जिससे रिटेल इन्वेस्टर इस बात को पकड़ ना पाए। ऑपरेटर हर कोशिश करेगा इस तरीके से काम करने की रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ भी पता ना चले, इसलिए उसने गिरावट को क्या किया, जो सेल ऑफ किया उसको 6-7 डेज में बाइफरकेट किया। वॉल्यूम एक ही दिन बाइंग में आई, लेकिन सेम माल को रोक रोक कर यहां पर निकालते गए। उसके बाद में फिर से एक ही दिन में इन्होंने अच्छी सी बढ़त दिखाई और पिछले वाले हाई से ऊपर लेकर गए, लेकिन फिर से यहां पर माल निकाला गया। उसके बाद में फिर एक कोशिश की गई, और उसके बाद में फिर से एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहां पर बना, और एक ऊपर हाईएस्ट एवर लेवल पर ओपन करके और सीधा सीधा माल नीचे निकालते चले गए। नेक्स्ट डे फिर माल निकाला, फिर माल निकाला। तो आप समझो जितना यहां पर बाइंग की थी एक कैंडल के साथ में, नेक्स्ट 3 डेज का अगर इनका
टोटल करने लगो जो लगातार माल निकला है वो शायद इतनी बड़ी कैंडल यहां पर बैठ जाएगी वॉल्यूम की जो पिछले वाले से बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या किया गया, ऑपरेटर ने फिर से क्या किया कि धीरे धीरे रोक कर माल निकाला जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ी सी कैंडल ना नजर आए। फिर यहीं पर रोका गया और उसके बाद में दो कैंडल्स में फिर से माल निकाला गया और ये अच्छी खासी वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद में नीचे से ग्रोथ आई, सब कुछ चलता रहा, एक वॉल्यूम के साथ ऊपर खींचा गया, लेकिन साथ के साथ वापस से काउंटर अटैक किया गया, ये वापस से माल निकाला गया, फिर माल निकाला गया, पूरी सीरीज है माल निकालने की। फिर एक अच्छी मींस वापस से ऊपर ले जाने के लिए 2-3 दिन लगाए, लेकिन उसके बाद में एक सीरीज बनाई गई पूरी सारा का सारा माल निकालने की। फिर से एक अटेम्प्ट मारा गया, लेकिन फिर से वापस से बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहां पर भी है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहां पर भी है। तो यहां पर कितने काउंटर अटैक हुए अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताने लगूं, वापस से क्लीन करके इसको, कि ऊपर जाने की कोशिश लेकिन काउंटर अटैक नीचे लाया गया, ऊपर जाने की कोशिश लेकिन वापस से नीचे लाया गया, ऊपर जाने की ये पूरी कोशिश लेकिन बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के नीचे लाया गया, फिर कोशिश की गई लेकिन वापस से यहीं पर माल निकाला गया, फिर कोशिश की गई वापस से बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के फिर से माल निकाला गया, फिर से ये अटेम्प्ट किया, फिर से बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के माल निकाला गया और लगातार निकाला जा रहा है। अब यहां पर एक और जो चार्ट पैटर्न बनता है उसको कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल है, ये लेवल है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं भी कहेंगे क्योंकि जो हेड है वो इससे ऊपर नहीं गया लेफ्ट शोल्डर से, तो ये एक ऊपर एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में लगातार माल निकाला जा रहा है। और इस बार जब ये यहां से टूटेगा, ये एक बार इसने सपोर्ट ली, सेकंड टाइम सपोर्ट ली, थर्ड टाइम सपोर्ट ली, और क्योंकि काउंटर अटैक ऊपर की तरफ को है, हाई वॉल्यूम के साथ हैं, अभी ये इस बार यहां पर रुकता हुआ मुझे नजर नहीं आता और नीचे जाते हुए नजर आता है। अब जो नीचे सपोर्ट आती है वो सपोर्ट एक सपोर्ट यहां बनती है जो इसने राउंडिंग बनाते हुए यहां पर सपोर्ट ली थी, और सेकंड एक और जो सपोर्ट बनती है हमारी यहां बनती है। ये फर्स्ट वाली सपोर्ट थोड़ा सा हो सकता है यहां पर आकर रुके, उसका रीजन है कि जो पहले रेसिस्टेंस था वही रेसिस्टेंस यहां पर सपोर्ट बना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर ये रुकेगा नहीं क्योंकि नया आईपीओ है। नए आईपीओ में जब 1 ईयर के आसपास का टाइम होता है तो उसके बाद जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं 8 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, अलग अलग टाइम होता है उनका डिफाइन कि उससे पहले वो नहीं बेच सकते, लेकिन उसके बाद वो बेचना शुरू करते हैं, तो यहां पर माल तो बिकेगा ही और यहां से ये नीचे जाता हुआ नजर भी आता है। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो यही है, जो लोएस्ट लेवल है इसका, यानी कि जो लाइफ टाइम लो है दैट इज द सपोर्ट। और अगर ऊपर से ये टूटना शुरू करता है और लाइफ टाइम लो तक जाता है तो यहां से 23-24% तक की यहां से गिरावट नजर आती है, और जरूरी नहीं है कि यहीं पर रुक जाए, ये यहां से काफी और नीचे भी जा सकता है। उसका रीजन है, इस चीज को जस्टिफाई क्या करता है, क्योंकि ये जो पीयर ग्रुप कंपनीज हैं उससे 3-4 टाइम्स ज्यादा वैल्यूएशन पर, ज्यादा पी पर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की कंपनीज, तो वापस से ध्यान से समझो इस बात को, बिजनेस इज गुड, दिस इज ए ग्रोइंग बिजनेस, कंपनी इज गुड, आरओसी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, और यहां पर लगातार एक्सपेंशन है, कंपनी के पास पैसा भी है, लेकिन वैल्यूएशन 100 से ऊपर है। और ये कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट नहीं है कि 100 का पी नेस्ले है मेंटेन कर लिया, प्रोक्टर एंड गैम्बल है मेंटेन कर लिया, पिडलाइट है मेंटेन कर लिया, दिस इज नॉट ए कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। कोई एज सच इनके पास ब्रांडिंग पावर नहीं होती कि ब्रांड के बेस पर ये लगातार बहुत सारे सालों तक बहुत हाई पी पर ट्रेड करते रहे, ऐसा होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये नीचे जाना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि यहां पर हाई वैल्यूएशन के साथ जो ऑपरेटर्स का गेम साफ साफ नजर आ रहा है काउंटर अटैक के साथ। और ये कितने टाइम ही आया, यहां पर एक बार यहां पर माल निकाला गया, मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, फिर उसके बाद में थर्ड टाइम, उसके बाद दिस इज फोर्थ टाइम, एंड दिस इज फिफ्थ टाइम, और दिस इज सिक्स टाइम। मेरे ख्याल से ये लास्ट अटेम्प्ट है ऊपर ही रोक कर रखने का, अब उसके बाद में इसमें दम बचेगा नहीं और ये नीचे आना शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखोगे तो जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स के पास 87.10% शेयर होल्डिंग है, और आप सबको पता है कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉन पीएसयू कंपनीज में
शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास 75% से ज्यादा रह नहीं सकती, तो इनको अपना यहाँ पर स्टेक बेचना ही पड़ेगा। अब वो स्टेक बेचने में जो दो तरीके से स्टेक बेचा जा सकता है, मार्केट में सेल किया जा सकता है, या तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में सेल करके, या फिर डीआईआईज को एक बल्क डील, या फिर मींस डायरेक्टली उनको सेल किया जा सकता है, एफआईआई को सेल किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि डीआईआईज और एफआईआईज एक्चुअल में हम रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह से बुद्धू नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 87% प्रोमोटर्स के पास है और 75% मैक्सिमम वो रख सकते हैं, तो 12% यहां से माल निकालना पड़ेगा। और रिटेल पब्लिक को निकालना है, बेचना है, तो भी यहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि वो मार्केट में बिकेगा। और अगर वो नॉन मार्केट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, तो डीआईआईज और एफआईआईज यहां पर 104 के वैल्यूएशन पर मेरे हिसाब से तो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। और इतना हाई वैल्यूएशन पर अगर यही लेना है, मींस इसी तरह का बिजनेस लेना है, तो और बहुत सारी कंपनीज हैविंग बेटर आरओसीई एंड सेम एक्सपेंशन प्लान इससे 1/3 वैल्यूएशंस पर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो चीजों को समझने की जरूरत है, यहाँ पर बुद्धू बनने से बचने की जरूरत है, यहाँ समझदार बनने की जरूरत है। ध्यान से समझो, ये बिजनेस है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको अच्छा मान लेते हैं, जो नीचे जा रहा है उसको बेकार मान लेते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। हमें बिजनेस को भी एनालाइज करना है, वैल्यूएशंस भी देखने, सारी चीजें देखने हैं, सोचना है, समझना है, और लगातार सीखते रहना है। चैनल पर 500 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, यहाँ से सीख सकते हो। और अगर एक कॉम्पैक्ट मैनर में एक कम टाइम फ्रेम में सीखना है, तो मेरी पर्सनलाइज क्लासेस चलती हैं। वो ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, आप उनमें सीख सकते हो। नीचे नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।